अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जागो लाहौर। मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सेहत में भी ठीक ठाक होंगे जनाब। वैसे तो इस मौसम की वजह से हम सभी परेशान भी हैं और बीमार भी पड़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी बीमारी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। कहते हैं कि जनाब एक तो हम सब ने ये सुन रखा है कि आपकी ज़िंदगी में ना कुछ गोल्स होने चाहिए जो आपने सेट किए हों कि आपने कोई बड़ा आदमी बनना है, कामयाब शख्स बनना है, आपने 5 सालों में 10 सालों में इस मकाम तक पहुंचना है। कोई कहता है जी मैं 5 सालों में डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, नामवर जो है ना मैं कोई पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा। कोई गोल सेट किया होता है कि हमने इस मकाम तक पहुंचना ही पहुंचना है। वो तो ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में सेट करने चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर भी गोल्स सेट करने चाहिए, वीकली बेसिस पे गोल सेट करने चाहिए, मंथली बेसिस पर गोल सेट करने चाहिए। जो चीज़ आपको आज से 10 साल बाद के लिए चाहिए, आप चाहते हैं कि 10 साल बाद या 5 साल बाद आपने एक टारगेट बनाया हुआ है कि आपने उस मकाम तक पहुंचना है, तो उसके लिए आज से मेहनत करना है, आज से ही अपना गोल सेट करना है कि आज मैंने उसके लिए किस मयार की और किस मिक़दार की जो है मेहनत करनी है और उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए। लॉन्ग टर्म तो गोल है मेरा, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स में मुझे क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स को मज़ीद मदद दे, मज़ीद उसके लिए मुफीद साबित हो, हेल्पफुल हो। कुछ भी हो सकता है कि आज का गोल हमारा ये हो कि हमने अच्छा दिन गुजारना है, हमने बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजारना है, हमने आज एक ऐसी किताब का इंतखाब करना है जो हमारी शख्सियत के लिए अच्छा हो। हमने वीकली बेसिस पर कुछ गोल्स बनाने हैं कि जनाब हमने इस वीक ना उस पूरी किताब को ख़त्म करना है और उसको अच्छे तरीके से अपनी शख्सियत का एक हिस्सा बनाना है। फिर मंथली बेसिस पर हमारे गोल हो सकते हैं कि जनाब हमने मंथली बेसिस पर अब उस अगर जैसे मैं एग्ज़ाम्पल किताब की दे रही हूँ कि एक हफ़्ते में मैंने वो किताब पढ़ ली है, अब मंथली बेसिस पर ये होना चाहिए कि इसमें 4 हफ़्ते हैं। अब 4 हफ़्तों में आपने उसके अलावा क्या किया है, वो जो किताब से आपने सीखा है वो आपकी शख्सियत में वो चीज़ उतरी है या नहीं उतरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप कितना फोकस कर रहे हैं, उससे सीख कर आप अप्लाई कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टारगेट्स जो है ना वो आपके बड़े टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। कि अगर आपने 5 साल बाद कामयाब बनना है तो उसके लिए आज से ही आप कामयाब बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। इसलिए बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं और इवन दो के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो भी यही कहते हैं कि बड़ा गोल बनाना ज़रूरी है, लेकिन उस गोल को पूरा करने के लिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप रोज़ाना की बुनियाद पर काम करें, मेहनत करें, कोशिश करें, तभी जाके वहाँ तक आप पहुँच सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोच लिया है कि 5 साल बाद मैं उस मकाम तक पहुँचूँगा या पहुँचूँगी तो आप पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत जब तक नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स का होना आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो मददगार आपके लिए हों, आपकी ज़िंदगी में उसका ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट वो रखे। तो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, आज भी ऐसी ही चीज़ें होंगी जो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं और आज एक नई जो रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है वो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ हम आपको सिखाते रहते हैं, वो देसी भी होती है, कॉन्टिनेंटल भी होती हैं और डिफरेंट हम कहते हैं कि आपके घर में ना मज़ेदार खाने बने। तो आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाले डायनामाइट प्रॉन्स बनाना सिखाएंगे कि सर्दियों का सीज़न भी है, लोग
सी फूड खाना पसंद करते हैं, उसमें प्रॉन्स खाना भी पसंद कर रहे होते हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल डायनामाइट प्रॉन्स की बहुत ज़्यादा कह लें कि फेमस हुए हुए हैं। तो आज हम आपको वो बनाना सिखाएंगे कि आप घर में किस तरह बना सकते हैं, उसकी सॉस किस तरह बनाई जा सकती है, क्या पूरा उसका मिक्सचर होता है, बैटर होता है। तो उस पर बात करने के लिए शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। शेफ़ अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज फिर हम डायनामाइट प्रॉन्स बना रहे हैं। डायनामाइट प्रॉन्स बना रहे हैं आज, तो साथ डायनामाइट सॉस बनेगी उसके साथ। ओके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? इसके लिए डायनामाइट प्रॉन चाहिए हमें। प्रॉन के 3 साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ये लार्ज प्रॉन है। लार्ज प्रॉन्स जी चाहिए, ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं। ठीक है। तो इसको पहले इसको वॉश करना है विनीगर के साथ। ओके। और इसके अंदर ना एक ब्लैक वेन होती है, सबसे पहले वो निकालनी है, इसे रिमूव करनी है। अच्छा, सिर्फ एक वेन ही होती है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ओके, वो निकाल देनी जी, है। वो निकालनी है। और उसके बाद इसको विनीगर से डिप करना है। डिप करने से बाद इसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इसको गार्लिक पेस्ट के साथ दोबारा इसको वॉश करना है। ओके, मतलब वो वेन निकाल के उसको साफ करना है विनेगर के साथ। जी जी। ठीक है। और उसके बाद गार्लिक पेस्ट के साथ गार्लिक पेस्ट के साथ उसको करना साफ़। तो ओके, फिर वॉश इसकी कर स्मेल थोड़ी कम होगी। इसकी स्मेल होती है ज़्यादा ज़रा इरिटेट करती है खाने में। ओके जी, वो जो रेगुलर लोग खा रहे हैं वो तो उनको पता खा होता है। लेते हैं। जी, जी। हाँ अगर कोई फ्रेश बंदा पहले नहीं खाया वो खाएगा तो उसको तो इरिटेट करेगी। हाँ, जो नया नया बंदा होगा ना उसको थोड़ा सा वो जी जी। मसला होगा इसकी स्मेल के साथ। और इसकी स्पाइस में आपने साल्ट नहीं यूज़ करना। सॉल्ट नहीं यूज़ करना। सॉल्ट नहीं यूज़ करना, ये पहले ऑलरेडी साल्टी होते हैं। तो उसके बाद इसमें हमने डालना है रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, वाइट मिर्च, वाइट पाउडर। ठीक है। ठीक है। तो इसको मैरिनेट करना और इसमें येलो मस्टर्ड सॉस डालनी है आपने। ओके जी, आपने अभी इनको मैरिनेट किया जी, हुआ है। मैरिनेट किया ये ज़रा मैंने। उठा के दिखाइए। इसमें आपने रेड चिली पाउडर डाला है, जी जी, मस्टर्ड सॉस, गार्लिक मस्टर्ड पाउडर। सॉस डाली है, गार्लिक पाउडर डाला है, जी जी। और इसमें क्या डाला है, और वाइट पेपर डाला है वाइट हमने। पेपर। और इनको आपने मस्टर्ड सॉस में डिप करके मैरिनेट करके रख दिया। जी जी। और ठीक है। इसके बाद लेना है इसको फ्राई करने के लिए तैमूरा फ्लोर। अच्छा, वो कौन सा फ्लोर है? ये चाइना से आता है, तैमूरा फ्लोर है इसको कहते हैं। ओके। जी, पाकिस्तान में नहीं है ये। अच्छा, तो ये हमें किसी भी स्टोर जी, से ये मिल स्टोर से जाएगा? मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है, ये तमूरा फ्लोर नहीं मिला आपको, तो तमूरा फ्लोर बनाने का भी तरीका है। प्लेन मैदा लेना आपने, ओके फ्लोर। तो उसमें आपने डालना है चिकन पाउडर, ओके। गार्लिक पाउडर और वाइट पेपर। अच्छा, ठीक है। मतलब मैदे के अंदर आपने चिकन पाउडर डालना है, गार्लिक पाउडर डालना है, जी, जी। और वाइट पेपर डालना वाइट है। पेपर डालना जी। है। ठीक है। और उसमें एक चीज़ और डालनी है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना वो उसको फैलाने के लिए ना, है। ओके, तो काम करेगा वो। उसके बैटर को। जी जी, बैटर ठीक को। है। बैटर बना के इसको डिप करना है, डिप करके तो इसको फ्राई करना है। ओके, तो फिर ये तो बड़ी इजी रेसिपी हमें लग रही जी है। जी, अच्छा, इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी रेसिपी वेरी है। नाइस। और फिर इसकी सॉस भी बनानी है या वो ऑलरेडी बना लिया आपने? सॉस बनानी है, उसमें डायनामाइट सॉस है, उसमें लेने हैं मायो लेनी है, ओके। हॉट सॉस लेनी है, ठीक है। वाइट पेपर, आप विनेगर। देख लें, अगर आपका ऑयल रेडी हो चुका है तो आप साथ जी, साथ वो भी कर सकते मैं वो हैं। देखता हूँ। ठीक है। फली, बैटर बना लिया आपने? जी जी, बैटर बना लिया। ठीक ये है। बैटर में तमूरा फ्लोर यूज़ करना है, तो उसमें ना पानी नहीं यूज़ करना आपने। अच्छा, पानी यूज नहीं करना है नहीं, हमने? पानी नहीं यूज़ करना। इसमें आपने यूज़ करना है चिल सोडा। अच्छा, 7 अप भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्राइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओ, वाइट वाला सोडा हमने यूज करना जी, है? वाइट वाला सोडा काले यूज़ वाला करना। नहीं यूज करना? नहीं नहीं, काले वाला वाइट नहीं करना, वाला white सोडा करना। यूज करना है, पानी नहीं यूज करना है। इसकी क्या वजह है? ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि ये बैटर के अंदर हम सोडा यूज कर। पानी डाल से ना ये तमूरा फूल का काम होता है कि फूलना। ओके। जी, वो पानी से फूलता नहीं है ये। ओह, तो ये जो हम बाहर रेस्टोरेंट्स में भी खाते हैं वो भी सोडा ही यूज करते जी, हैं? सोडा यूज़ होता है वहाँ पे। जी, ओके। जो बैटर हमें वो इतना क्रंची सा लग रहा होता है और ऐसे फ्लफी सा लग रहा होता है, वो इसकी वजह से जो है ना वो फूलता है। सही है कि आपने वो जो बैटर बनाना है प्रॉन्स के लिए, उसमें आपने पानी यूज़ नहीं करना है। आप उसमें जो ट्रांसपेरेंट सोडा होता है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से आपके प्रॉन्स जो बन सकें। ठीक है, इसको भी हमने साइड पे रख दिया है। ठीक है।
इसका कितना वैसे टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी ये इसका जो है टेम्परेचर कुक हो 140 से जाए? ऊपर नहीं होना चाहिए। 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 140 से ऊपर जलेगा तो फिर अंदर से कच्चा रहेगा, ये ऊपर से ओके। ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। बिकॉज़ ये भी एक बहुत टेक्निक होती है कि जनाब जो बैटर होता है वो तो फटाफट पक जाता है, लेकिन अंदर से जो कोई भी, वो चाहे गोश्त आप बना रहे हैं या चाहे ये इस तरह के प्रॉन्स बना रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं, वो जो अंदर से वो कच्ची रह जाती है। तो उसके लिए ऑयल का अच्छे तरीके से गर्म होना और टेम्परेचर उसका कितना है वो ज़रूरी है। जिस तरह शेफ़ अली बता रहे हैं कि इसका ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 140 से ऊपर सेंटीग्रेड नहीं होना जी चाहिए, जी। ठीक है। तो वो आप इसमें इसको डीप फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई कर रहे हैं? हम नहीं, डीप फ्राई करना है इसको, डीप फ्राई शैलो करना है, नहीं होगा हमने ये। इसको शैलो फ्राई नहीं करना है। जी जी। अब जैसे बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं शेफ अली, और घर में भी रखा हुआ जी, है एयर घर फ्रायर हो वालों ने, जाएंगे ये एयर फ्राई में रख सकते हैं, जी हम जी। कर सकते हैं। वो फ्लोर के बगैर होंगे, वो फ्लोर के बगैर होंगे? जी, अच्छा, जी। उसमें बैटर यूज नहीं होगा? बैटर नहीं यूज़ होगा, वो फ्लोर के बगैर यूज़ होंगे। मैरिनेट करके आप इसको बेक कर सकते हैं एयर फ्रायर में। ओह, जी। ओके। मतलब जैसे पहले उन्होंने हमें एक बैटर में दिखाया था कि ये बने हुए हैं, उसमें आपने उसको मैरिनेट करना है और उसके बाद वो बैटर लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप उसको एयर फ्राई कर सकते जी हैं, जी। ठीक है, बगैर बैटर के। और अगर आपने इनको डीप फ्राई करना है तो उसके लिए आपको बैटर की ज़रूरत होगी, जो उन्होंने बताया है कि एक फ्लोर चाहिए, और अगर वो फ्लोर आपको नहीं मिलता है, घर पे नहीं है, तो आप उसको घर में बना सकते हैं, जिसमें आपको मैदा चाहिए, आपने चिकन पाउडर डालना है, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर, हाँ गार्लिक पाउडर डालना है, वाइट पेपर डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। और बेकिंग सोडा डालना है, और उसके अंदर जो है वो वाइट सोडा, जो पीने वाला सोडा जी, है, जी। वो भी आपने इसमें ऐड ऑन करना है ताकि वो जो बैटर है अच्छे तरीके से बन सके। और ये साथ ही साथ हमारे जो डायनामाइट प्रॉन्स हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, और जैसे ही ये थोड़े से रेडी हो जाते हैं, इनकी जो सॉस है वो भी आपको फिर हम बनाना सिखाएंगे। शेफ़ अली जो है ना वो आपको बताएंगे कि इसकी डायनामाइट प्रॉन्स की जो बड़ी मज़ेदार सी, आपको, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है वो उसकी सॉस, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इनके साथ ही वो सॉस बना के खा सकते हैं, आप डिफरेंट रेसिपीज़ के जी, अंदर जी, वो different सॉस जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके बना सकते हैं। बड़ी मज़ेदार वो सॉस होती है, ठीक है। साथ ही साथ जो है ना हमारे प्रॉन्स भी बन रहे हैं, डायनामाइट प्रॉन्स हैं। अच्छा, कुछ लोग प्रॉन्स बना रहे होते हैं डायनामाइट, कुछ लोग श्रिम्स बना रहे होते हैं डायनामाइट, जी, जी। दोनों अलग अलग होते हैं? श्रिम्स एंड प्रॉन्स अलग हैं? नहीं, सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ जी, है, जी। ठीक है। इसको आप डायनामाइट प्रॉन भी कह सकते हैं, तमूरा टेम्पुरा प्रॉन प्रॉन्स भी कह सकते हैं, हाँ जी। डिफरेंट नाम उन लोगों ने रखे होते हैं। ओके। तो ये रेस्टोरेंट में जैसे आप जहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जहाँ जी, जी। पर ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं, तो कितनी लोग इसकी डिमांड करते हैं आके? अब सीज़न शुरू शुरू हाँ। हो गया, अब माशाल्लाह डिमांड बढ़ गई है इनकी। इसकी बढ़ जाती जी, है जी। डिमांड? जो लोग खाने वाले हैं वो तो गर्मियों में भी खाते हैं, जून जुलाई में भी आगे मांग लेते हैं। अच्छा, जी जी। तो ओके। इसका नुकसान कोई नहीं है, फिश सी फूड खाना चाहिए बंदे को। है कि जो लाहौरी है ना, जो शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ना दूसरे टेस्ट के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो कहीं बाहर जाते हैं, मतलब किसी और शहर में जाएंगे या कहीं बाहर चले जाएंगे, या तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो उस जाता है। टेस्ट को ना उसके साथ, अपने टेस्ट बड्स के साथ उसको एडजस्ट करना। टेस्ट के अलावा उधर रहना मुश्किल हो जाता है वहाँ। जी, अभी मैं लास्ट टाइम इस्लामाबाद गया हूँ तो वहाँ पे भी कोई अच्छी गैदरिंग नहीं मिली, तो इसलिए उधर वहाँ पे भी रहना मुश्किल ही है वहाँ। मतलब लाहौर को तो वैसे भी कहा जाता है ना जिंदा दिलाने लाहौर, जी, जी। जहाँ पर हर टाइम लोग जो है ना आपको वो खुश भी मिलेंगे, फिर वो कह लें कि जनाब जागे हुए भी मिलेंगे। जागता हुआ लाहौर हमें हर टाइम मिलता है। आप किसी भी पहर चले जाएं दिन के, आपको हर जगह लोगों की आमदोरफ्त मिलेगी,
मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हुई मिलेंगी। इस्लामाबाद थोड़ा सा इस लिहाज से ये है जी, कि जी। उधर 10 बजे के बाद कोई भी आपको सड़कों पर नज़र नहीं आता। मखसूस जगह हैं, मखसूस इलाके हैं जहाँ पर आपको शायद लोग नज़र आ जाए, रेस्टोरेंट्स में या इस तरह। लेकिन जिस तरह लाहौर में हमें हर जगह लोग नज़र आ रहे होते हैं ना, वैसे वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। मैंने ये सुना है और मैं गलत भी हो सकती हूँ, बिकॉज़ मेरा इतना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ना। मैं कराची गई, इस्लामाबाद गई हूँ, लेकिन इतना जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है वहाँ पर, तो मुझे ये लगा है। ठीक है जी, हमारे जो प्रॉन्स है, डायनामाइट प्रॉन्स, वो रेडी हो चुके हैं और इसकी सॉस रहेगी। या हमने अपने देखने वालों को सॉस बतानी है, आप ये इसकी गार्निशिंग कर लें, फिर उसके बाद हम जो है डायनामाइट प्रॉन्स की जो सॉस है वो भी आपको बनाना बता देते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, अब इसकी सॉस बता दें हमें शेफ़ अली कि इसकी सॉस में क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसकी सॉस में सबसे पहले लेनी मायो। मायो, ठीक है। मायो में लेमन जूस, ओके, गार्लिक पाउडर, और इसमें डालनी है हॉट सॉस और एक केचप और हनी। ठीक है जी, तो इसको मिक्स कर देना। ठीक है, इसमें हमें मायो चाहिए, मायो, केचप, लेमन जूस चाहिए, हॉट सॉस और हनी चाहिए। ठीक है, और उसको मिक्स कर लेना और ये हमारी डायनामाइट जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी। जी जी। ठीक है जी, ये साथ साथ आप प्लेटिंग भी देख सकते हैं कि प्रॉन्स बन के रेडी हैं, उसके ऊपर जो डायनामाइट जो सॉस है वो इन्होंने बनानी दिखाई है और सिखाई भी है कि आप उसको किस तरह घर में बना सकते हैं। डिफरेंट डिशेस के साथ आप इस सॉस को जो है ना वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आप आज के जो डायनामाइट प्रॉन्स है वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं बाय शेफ़ अली। चले जी शेफ़ अली, थैंक यू सो मच कि आप आए और इतनी मज़ेदार जो रेस्टोरेंट स्टाइल डिश है वो आपने हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए बनाई है। थैंक यू सो मच। जनाब, अब कुछ स्किन केयर के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल टीन एज जो हमारी है ना बच्चों की, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होते हैं स्किन के हवाले से बच्चों को, या फिर जब वो 12 साल से 13 साल से ऊपर जाते हैं तो एक तो हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे होते हैं और उसकी वजह से आपके फेस पर एक्नी हो जाती है, हेयर्स फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं बच्चों के लिए कि जनाब हम अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, हमारी स्किन किस तरह की हो गई है, एक्नी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर उनकी डेली रूटीन में क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उनकी स्किन को हेल्दी रखें। और इसमें भी कि टीन एज में भी किस तरह ऑयली स्किन को जो है ना ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ड्राई स्किन वालों के लिए क्या है, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए किस तरह की रेमेडीज़ यहाँ पर ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, तो इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर तैयबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं, ठीक ठाक है? फाइन, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर तैयबा, टीन एज में स्किन जो है ना मुख्तलिफ इश्यूज़ लेकर आती है, आपको पता है हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो रहा होता है, उसकी वजह से बहुत सारी मैं तो कहूँगी कि एक्नी सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है ना बच्चों का, टीन एज जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, तो क्या उसके लिए हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इलाज क्या हो सकता है? अच्छा, बेसिकली ये बहुत कॉमन है, ठीक है, और ये होता ही है, हाँ, हर एक को होता है, जो इवन ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो या ऑयली, सारी टीनेज में जब आते हैं तो उनको एक्नी का इशू फेस करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ा था, सबको करना पड़ता है, मुझे सबको भी करना पड़ता है। हाँ, ये कॉमन चीज़ है, हाँ। ठीक है, क्योंकि आपके हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, प्यूबर्टी की एज होती है और उस जब आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं बॉडी में, हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ लोग इसको वर्स कर जाते हैं, ख़राब कर जाते हैं और बार बार छेड़ना और फजूल किस्म की टिकटॉक से देख के कोई अजीब किस्म की चीज़ें यूज़ करना शुरू करके उसे और बिगाड़ देते हैं अपने एक्नी को, ठीक है, और वो इन दी एंड कन्वर्ट हो जाते हैं स्कार मार्क्स में, जो कि परमानेंट एक आपका मार्क छोड़ जाता है फेस के ऊपर, ठीक है। अगर उस टाइम हार्मोनल थेरेपी अपनी ली जाए, हार्मोन लेवल्स को चेक करवाया जाए, कंसल्ट किया जाए अपने डॉक्टर से और ट्रीटमेंट लिया जाए, तो ये बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो जाती है स्टेज। अच्छा, बट यूजुअली ये भी हमारे यहाँ पर फैमिलीज़ में देखते हैं कि हम टीनेज में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है ना, एक्नी हो गई इस तरह का, तो कहते हैं अभी तो तुम्हारी एज ही नहीं है, हाँ। इस एज में तुम्हें ट्रीटमेंट्स या कुछ भी
पे फेस ये पर लगाने की हाँ। जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा जैसे जैसे तुम एज करोगे या बड़े होगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे। बेसिकली ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, हाँ। कोई क्रीम या कोई ऐसी चीज मेडिकेटेड चीज भी नहीं लगाने देती है माय फेस के ऊपर। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी सुनने को मिला हुआ है कि अभी तो ये तो नॉर्मल है, तो एज के साथ अभी तो छोटी है, अभी इसको क्या जरूरत है, परसिस्ट कर जाता है फिर अगर ट्रीटमेंट ना लिया जाए। मैंने भी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी भी स्टेज थी, मैंने भी कंसल्ट किया था डर्मेटोलॉजिस्ट से और मैंने ट्रीटमेंट लिया था और मेडिकल रिजल्ट्स उसी टाइम आपको मिल जाते हैं विद इन फ्यू मंथ्स ना। तो अगर फिर एक्नी मार्क्स नहीं रहते, लेकिन जो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते, इसको प्रोलॉन्ग करते हैं, तो वो फिर एक्नी मार्क्स, स्कार मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने हार्मोन लेवल इस स्टेज पे जाके चेक होने चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो आपको रिकमेंड करेगा कि कौन से आपके हार्मोन लेवल्स जो हैं उनको चेक किया जाए, कहीं पीसीओएस में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा ये प्रॉब्लम। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि प्यूबर्टी में बनना शुरू हो जाता है, उसकी ज़्यादती की वजह से भी ये एक्नी जो है बर्स्ट आउट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको ज़्यादा एक्नी का इशू फेस करने को मिलता है। इसके अलावा हमें पता नहीं होता कि अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमें कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। सही है। अब मैंने देखा कि ऑयली स्किन है और एक्नी भी निकल रहे हैं और निविया और इस किस्म के हैवी मॉइस्चराइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो तो पोर्स को क्लॉग कर देगा ना। इस किस्म की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। फिर वही बात कि अपनी स्किन टाइप को जानने के लिए डॉक्टर के पास जाएं और रिकमेंडेशंस दें। हैवी मॉइस्चराइजर से भी एक्नी बर्स्ट आउट होता है। अच्छा, अब जैसे यूजुअली हमें ये कहा जाता है कि ऑयली स्किन वालों को ही एक्नी होती है, जैसे हम अभी बात करें, तो सिर्फ क्या ऑयली स्किन वालों को ही एक्नी हो जाती है या दूसरे जो कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव वाले, ड्राई, उनको भी एक्नी हो सकती है? बिल्कुल, जब हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, जो आपने टीन एज की बात की है, उसमें हर टाइप की स्किन को होती है। ओके, सबको होगी एक्नी, तो उसको फिर ट्रीट करना है। और लेकिन जो एक्नी प्रोन स्किन, जो जिनकी ऑयली स्किन है, उनमें एक्नी ज़्यादा देखे जाते हैं और वो लेटर स्टेजेस में भी, यानी कि टीन एज से निकल के भी देखा जाता है कि उनमें एक्नी परसिस्ट करता है। सो उनके लिए स्पेशल फेस वॉशेज़ हैं जो कि सैलिसिलिक एसिड से, जिनमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं सैलिसिलिक एसिड के। इसके अलावा और कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम आज जेनेरिक एक चीज़ पर, टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, अब जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, बिकॉज लड़कों की भी मैंने बहुत देखी है कि एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है फेस के ऊपर। बिल्कुल, ये दोनों के लिए ये बात है। सही है। तो फिर चलिए थोड़ी सी अब रूटीन पे आ जाते हैं। चलिए, ये तो बात होगी कि एक्नी वालों को भी हो सकती है, लेकिन उनकी ज़्यादा उनको रिस्क है कि वो ज़्यादा बुरी उनको एक्नी हो सकती है। दूसरा, हम टीन एज में मेकअप वगैरह वेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लींजिंग नहीं करते। एक ये बहुत बड़ी वजह है एक्नी परसिस्ट करने की, एक्नी होने की, क्योंकि मेकअप जब भी करो, कॉलेज जा रहे हो या जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो आकर क्लींजिंग ज़रूर करें। ठीक है, कोई अच्छा क्लिनजर रखें और उससे आप अपने कॉटन पे लगा के क्लिनजिंग करके अपना मेकअप ज़रूर रिमूव करें। वो आपका मेकअप भी रिमूव करेगा और डर्ट भी रिमूव करेगा। सो क्लिनजिंग मस्ट है। ठीक है, तो ये क्या डेली हमें क्लिनजिंग करनी चाहिए? अच्छा, डेली करनी चाहिए। फेस वॉश आप 24 आवर्स में 1 to 2 टाइम कर लें, लेकिन क्लिनजिंग आपको डेली करनी चाहिए। मेकअप अगर किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ, फिर भी आप बाहर से आ रहे हो तो डस्ट पार्टिकल्स लेकर आ रहे हो, तो फिर भी क्लिनजिंग करनी चाहिए। उसको क्लिनजिंग करनी है आपने रात को सोने से पहले। हाँ, रात को सोने से पहले टाइम, दोपहर को, दोपहर में एग्जैक्टली जब आप आ रहे हो घर, तो आप क्लिनजिंग किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, क्लिनजिंग के लिए भी कोई खास प्रोडक्ट होनी चाहिए? देखिए, हर एक की स्किन टाइप के लिहाज से होना चाहिए। वही जैसे कि एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो उनके क्लिनजर्स अलग होते हैं। और फॉर ऑयली स्किन आप मार्केट में देखिए ना, अगर आप फार्मेसी में जाएं या किसी लाइक कॉस्मेटिक शॉप पे जाएं, तो फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, अलग-अलग काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, तो आपने अपने स्किन के हिसाब से क्लिनजर यूज़ करना है और डेली यूज़ करना है, ताकि आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके क्लॉग्ड ना करें आपके पोर्स को। अच्छा, दूसरा
टोनर्स का भी आजकल बहुत है कि क्लिनजिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप टोनर जो है ना वो यूज करें, वो ऐसा भी कर आपकी सकते हैं। स्किन को बड़ा हाइड्रेट रखते हैं, Hydration फिर देता है। आपकी एक्नी मार्क्स नहीं हो जाते हैं, एक्नी को भी बड़े अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे ही है। करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है थोड़ी सी ये भी करें, जंक फूड और जंक फूड का बेजा इस्तेमाल, मीठा चीज़ों का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें भी एक्नी को एग्रीवेट करते हैं। ठीक है, हमारे टेबल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए और कितने होने चाहिए जो इनके लिए अच्छे हों? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सन ब्लॉक मस्ट होना चाहिए Okay. इनके टेबल के ऊपर। ठीक है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर, क्योंकि आपने डेली निकलना है बाहर, तो सन ब्लॉक के बगैर नहीं निकलना। और अगर आप मेकअप भी कर रहे हो तो सन ब्लॉक फिर भी मस्ट है। मेकअप आप लेयर लगा रहे हो मगर ऊपर सन ब्लॉक की लेयर एक ज़रूरी है। ठीक है, और सॉफ्ट मेकअप किया करें, टीनेज में माशाल्लाह स्किन वैसी बड़ी अच्छी हेल्दी ग्लोइंग होती है, तो इतनी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। अब इफ़ यू आर कमिंग बैक तो क्लिनजिंग मस्ट है। टोनर हो जाए या क्लिनजर हो जाए, वॉट एवर, टोनर भी आपकी क्लिनजिंग का काम कर देता है। तो रिमूव करें आप मेकअप को विद द हेल्प ऑफ क्लिनजर। फेस वॉश कर सकते हैं दिन में 1 से 2 बार, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और हाइड्रेटिंग सीरम जैसे कि हियालुरोनिक एसिड हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हो ओवरनाइट, सोने से पहले लगा सकते हो। जो वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल है ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ठीक है, इनमें स्टेरॉइड्स, मर्करी होता है जो कि स्किन को और ख़राब करता है, एक्नी को भी ज़्यादा बढ़ा देता है और स्किन का कलर इनिशियल तो आपको अच्छा कर देता है मगर उसके बाद मलाज़मा और पिगमेंटेशन की तरफ स्किन चली जाती है। दूसरा जिनको एक्नी प्रोन स्किन है उनके लिए स्पेशल सीरम्स होते हैं, जैसे कि नियासिनामाइड के सीरम हो गया, सैलिसिलिक एसिड के सीरम्स हो गए, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से, तो इससे भी स्किन काफ़ी बेहतर होती है। हाँ, अच्छा, अब ये जैसे हम सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड इसकी भी बात कर रहे हैं, AHA, BHA, ये भी सारी चीज़ें, तो इसका भी रेगुलरली इस्तेमाल हमारे स्किन के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? बिकॉज ये चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आ रही होती है ना कि अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो जी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें, सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें, ये चीज़ यूज़ करें, फलां चीज़ यूज़ करें। तो हमारे यंग जो बच्चे हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर को कंसल्ट करके। ये इन चीज़ों का क्या रोज़ाना की बुनियाद पर हमें यूज़ करना चाहिए और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या फिर फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है फेस के ऊपर? अच्छा, यंग एज में, टीन एज में तो इतना सब कुछ यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि अपने टेबल को क्लीन ही रखें, सनब्लॉक हो और क्लिनजर हो, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्टिव एक्नी चल रही है तब मेडिकेशन की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ इतना ओवरडोज, ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। हियालुरोनिक एसिड हम यूज़ करते हैं हाइड्रेशन के लिए जिनकी ड्राई स्किन है। ओके, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हम यूज़ करते हैं जब एक्नी प्रोन स्किन होगी जिनकी, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा रात को सोने से पहले लगा सकते हैं, मगर ये भी नहीं कि ओवरडोज, ओवरलोड ही करते चले जाएं। और इसके अलावा बस हेल्दी डाइट लें, वाटर इंटेक ज़्यादा रखें, एक्सरसाइज करें, स्वीट्स और इस तरह की जंक मीठे से जो है ना वो अवॉइड करें तो आपकी स्किन वैसी ग्लो करती है। और मैंने ये भी सुना है कि ये जो हम ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये स्किन को ड्राई कर देती है। ग्लाइकोलिक तो सच नहीं ड्राई करती, नियासिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड ड्राई कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया सैलिसिलिक एसिड ज़्यादा हम एक्नी प्रोन स्किन को देते हैं या फिर ऑयली स्किन को रिकमेंड किया जाता है, तो वो उनका ये टारगेट होता है कि हल्का सा ड्राइनेस की तरफ लाया जाए ताकि स्किन ज़रा नॉर्मलाइज हो। तो ओवर यूज़ ना करें, 2 नाइट्स अ वीक इनफ है, इसमें यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इस एज में बच्चों को या यंग जनरेशन को रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो हम मेडिसिन देते हैं जिसमें एक्टिव एक्नी के लिए जब हम मेडिसिन देते हैं उसमें ऑलरेडी रेटिनॉल, आइसोट्रेटिन का कंटेंट होता है। ओके। तो वो आप मेडिकेशन के तौर पे एक्टिव एक्नी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ, मगर वो जो आप बात कर रहे हो ना कि वो एंटी एजिंग के लिहाज से रेटिनॉल, नहीं,
बिल्कुल भी उसमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है ना। तो हाँ, आपकी स्किन इतनी प्लम्प होती है, हाइड्रेटेड होती है। 35 इयर्स तक कोई खास इस किस्म का रिजीम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें डिफरेंट कह लें कि मिल रहे होते हैं ना, स्टेटमेंट्स मिल रहे होते हैं कि आफ्टर 20 अब तो यूज़ कर लेना चाहिए ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे, जल्दी रिंकल्स ना आए। देखिए जो ये चीज़ें हैं ना, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ करें, डॉक्टर की गाइडेंस के बगैर, तो नुकसानदेह भी हो सकती हैं। ये स्किन थिनिंग की तरफ भी ले जाता है, एक्सेसिव यूज़ ना। तो मेरा ख्याल है 35 इयर्स अबव आप इसको वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में रख लें कि क्लेंजर अच्छा कर लें, हाँ, मॉइस्चराइज़र अच्छा ले लें और सनब्लॉक अच्छा ले लें, बस ये आपकी हाँ ये 3 आपकी डेली रूटीन की चीज़ें होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और अगर एक्नी है तो एक्नी के लिए ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि वो हार्मोनल एक्नी है, वो किस वजह से एक्नी जो है बर्स्ट आउट हो रही है, तो उसके लिए एक दफ़ा डॉक्टर को चेक कराना ज़रूरी है। तो वो हमने आपको चीज़ें बता दी हैं कि कौन सी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अग्रेसिव एक्नी हो रही है, एक्टिव एक्नी हो रही है। डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ मौजूद थी, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करते। डॉक्टर तैयबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से और पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ इदारों में किस तरह के काम कर रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज हमने कुछ एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करना है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उस क्या क्या फ़ैसले लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी कि जनाब पंजाब के जो स्कूल हैं ना उनको मरहलावार आउटसोर्सिंग की तरफ लेकर जाया जा रहा है कि उनकी जो एक तो जो तादाद है वो कम होती जा रही थी बच्चों की, बल्कि ऐसे भी स्कूल हमारे डेटा में आए हैं कि जिनमें 100 है बच्चों की तादाद और 100 से भी कम है, इतनी कम बच्चों की तादाद है वहाँ पर। ऐसे स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है ताकि उधर बच्चों की तादाद भी बढ़े और जो मयार तालीम है वो भी बेहतर हो। पहले जो 2 मरहले थे उसमें 10,000 लगभग 10,200 के करीब जो है ना स्कूलों को आउटसोर्स किया गया है। अब बताया जा रहा है मज़ीद 2,000 स्कूलों को आउटसोर्स किया जाएगा। तैयारियां इसकी शुरू कर दी गई हैं महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से। आउटसोर्सिंग की कब होगा, इसका क्या पूरा पैटर्न क्या होता है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा PITB से तंग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मैनुअल काम शुरू कर दिया है। कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की सीटों के लिए अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि डेटा में गलतियों का भी इंकशाफ हो रहा है, इस पर भी बात करनी है। देन जो थर्ड हमारी स्टोरी है वो है कि एलिमेंट्री स्कूलों में उर्दू में गैर कानूनी निसाबी कुतब फराहम करने का भी इंकशाफ हुआ है, तो इस पर भी हमने बात करनी है। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आतिफ़ परवेज़ हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, सबसे पहले आउटसोर्सिंग के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जो चले 2,000 मज़ीद स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो 2 फेजेज़ में इन्होंने आउटसोर्स किए हैं स्कूलों को 10,000 जिस तरह बात करते हैं 200 के करीब हैं, उनकी जो फीडबैक है या उनका जो डेटा है, उनकी जो रिपोर्ट्स है, उसमें क्या रिजल्ट्स हैं, उसके थ्रू फिर आगे चलते हैं। देखिए, वो एक तो आप तालीमी नताइज की बात करेंगे कि उन स्कूलों के तालीमी नताइज क्या हैं, ये तो अब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन अभी महकमा स्कूल एजुकेशन जो दावे कर रहा है कि ये स्कूल जिनकी इनरोलमेंट कम थी, जिनको आउटसोर्स किया गया, वहाँ पर इनरोलमेंट भी बढ़ी, क्लासरूम्स की तादाद भी बढ़ गई, टीचर्स की तादाद भी बढ़ गई, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वो भी बेहतर हुई हैं। तो इसी को देखते हुए जो 2,000 मज़ीद स्कूल जो हैं जिनको आउटसोर्स किया जाना है। अच्छा, ये जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने इब्तदाई तौर पर 13,000 से ज़ायद स्कूलों को आउटसोर्स करने का प्लान बनाया था। इसमें से 10,200 पहले हो चुके, 2,000 ये अब दिसंबर में होने जा रहे हैं। इसको पहले जो डेट रखी गई थी वो अक्टूबर थी, लेकिन जो दूसरा फेज़ था वो ही अभी तक मुकम्मल होने को नहीं आ रहा, बहुत सारे मसाइल उसमें हैं, जिसको देखते हुए अब अक्टूबर की बजाय अब इसको दिसंबर में लेके जा रहे हैं। तो ये 2,000 स्कूलों को मज़ीद आउटसोर्स किया जा रहा है, लेकिन इसमें
जिन चीज़ों का इंकशाफ हुआ है कि जहाँ दावे किए जा रहे हैं कि टीचर्स की तादाद बढ़ गई है, सहूलियात जो है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो एक रिपोर्ट जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने, जो कि ये इदारा खुद आउटसोर्सिंग का अमल उसकी निगरानी कर रहा है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो स्कूल आउटसोर्स किए कि उसमें 21% प्राइवेट असातिज़ा के पास तालीमी काबिलियत मैट्रिक या इंटरमीडिएट। अच्छा, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं 21% असातिज़ा ऐसे हैं तो वो मैट्रिक है या उनकी इंटरमीडिएट तक पढ़। तो जो दावे महकमा स्कूल एजुकेशन के थे कि वहाँ पर टीचर्स की तादाद बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बेहतर हो गई है और इनरोलमेंट बढ़ने लगी है, तो जो टीचर्स वहाँ पर रखे जा रहे हैं उनकी काबिलियत क्या है, ये भी एक सवालिया निशान है। इस रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि 24% असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग की या डिग्री नहीं है या कोर्स उन्होंने कोई टीचिंग का हासिल ही नहीं कर रखा। ठीक है। इसमें मजीद कहा गया है कि 76% प्राइवेट असातिज़ा के पास टीचर ट्रेनिंग के हवाले से कोई इजाफी कोर्स या डिग्री मौजूद ही नहीं है। तो वो बस स्कूल उन्होंने ले लिया ठेके पे या आउटसोर्स के बाद हासिल तो कर लिया, लेकिन जो टीचर्स रखे जा रहे हैं उनकी क्वालिटी खाली जगह पुर करें, उन्होंने वो कर दिया, वो पुर कर दी है उन्होंने पुर कर दिया। तो जो आप पहले आपका सवाल था कि इनके नताइज क्या हैं, तो जब टीचिंग का जिस तरीके से रिक्रूटमेंट की जा रही है, जो टीचर रखे जा रहे हैं, तो अब इनके नताइज जब आएंगे तो कारकर्दगी को भी पता लग जाएगा कि तालीमी कारकर्दगी कितनी बड़ी है, कि आया जो महकमा स्कूल एजुकेशन कह रहा था कि तब तालीमी मेयार जो है वो भी बुलंद होगा, वो भी बेहतर होगा। ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। हमें तो जैसे जब ये आउटसोर्सिंग की बात हुई थी तो टीचर्स भी बड़े, उनमें भी एक तशवीश की लहर आई थी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, फिर हमने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आप किसी निजी शोबे को ये इंतज़ाम दे रहे हैं, जितनी भी मैनेजमेंट है कि वो टीचर्स के हवाले से भी चीज़ें करे, वो बच्चों को इनरोलमेंट किस तरह करनी है, मतलब एक बेहतर मैनेजमेंट लेकर आएँ तो शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये निजी शोबे के बावजूद ही ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी है, वो इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मामला तो मुझे लगता है फिर भी वही गवर्नमेंट स्कूल वाले हो गए। देखिए इसमें जो कुछ स्कूलों में बेहतरी भी आई, ये नहीं कहा जा सकता कि आउटराइटली कि तमाम स्कूलों में ही खराबियां हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं। अब इसमें 200-300 स्कूल जो हैं वो लोगों ने लेने से भी इनकार कर दिया, वो वापस कर दिए कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी वजह है कि वो आबादी से दूर है, वहाँ पर इनरोलमेंट नहीं है, वहाँ पर टीचर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो स्कूल सिर्फ इसलिए बना दिए गए थे कि वहाँ पे जो MPA था उसको खुश करने के लिए कि मैंने अपने इलाके में स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया है, लेकिन वो स्कूल और कॉलेज चल भी सकता है कि नहीं चल सकता, ये सोचा नहीं गया था। तो अब जब ये आउटसोर्सिंग का अमल आया है जिसमें स्कूल आउटसोर्स किए जा रहे हैं, तो ये मसाइल सामने आ रहे हैं। तो ना सिर्फ इसमें कॉलेजेस भी ऐसे ही हैं जहाँ पर इनरोलमेंट जो है वो कम है। अब जो तीसरा मरला है इसको शुरू किया गया, तो इसमें भी इस तरह के मसाइल सामने आएंगे। बहुत सारी NGOs हैं, NGOs ही बड़े पैमाने पर स्कूल लेती हैं, कोई 100 लेता है, कोई 50 लेता है, तो उनमें से बहुत सारी NGOs ने भी स्कूल वापस किए हैं कि ये हमसे नहीं चल सकते, या हमें टाइम दिया जाए, ठीक है, कि इसको हम बेहतर कर सकें। क्योंकि जो महकमा स्कूल एजुकेशन की शराइत है या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उनसे मुतालबा कर रहा है कि फौरी तौर पर नताइज दें, तो NGOs कह रही है कि हमें टाइम दे, टाइम लगेगा इसको चलाने में, तो फिर जाकर तो फिर इन नताइज जो है ना वो हमारे सामने आएंगे। ठीक है जी, ये आउटसोर्सिंग का अमल जारी है, हुकूमत की तरफ से स्कूलों को आउटसोर्स किया जा रहा है। PITB से तंग हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने मैनुअल काम शुरू कर दिया है, इसकी क्या वजह है? अब देखिए ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है तमाम सरकारी डिपार्टमेंट की डिजिटाइजेशन जो है इन्होंने की है। तो हम देखते हैं कि कोई भी शहरी जो हुकूमत से रिलेटेड काम है ऑनलाइन, वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ही तमाम डिपार्टमेंट्स को किया है। अब इसमें बहुत सारी जो खराबियाँ भी आती हैं, बहुत सारे मसाइल भी सामने आते हैं, ना सिर्फ स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि और महकमा हायर एजुकेशन एक्साइज को भी देखो तो वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुतालिक हैं। अब ये महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल लगाए जाने थे, फिर वहाँ पर दरख्वास्तें उम्मीदवारों की तलब की गई। अच्छा, उम्मीदवारों ने जब दरख्वास्तें दे दी तो उनका जब मेरिट बना तो वो मेरिट देखकर परेशान हो गए कि हमने जो डाटा पंच किया था, जो डाटा हमने पुट किया था, उसके मुताबिक तो हमारा मेरिट बना ही नहीं है। वो महकमा हायर एजुकेशन के पास गए और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने उनका मेरिट बनाया था उसमें वाज़ेह फ़र्क था, तो वो शिकायत को देखा फिर कमेटी ने और उन्होंने कहा कि ये इनकी शिकायत तो जायज़ हैं, उनके तजर्बे के नंबर हैं या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके नंबर मिलते हैं, और वो कहते हैं कि हमने पंच किए लेकिन हमें नहीं मिला।
तो जब कमेटी ने जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के नुमाइंदे थे उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, उन्होंने कहा कोई टेक्निकल एरर होगा या कोई ग्लिच होगा। तो उनके ग्लिच की या टेक्निकल एरर की वजह से जो उम्मीदवार हैं वो खासे परेशान हैं, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तो फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये किया कि ये मामला फिर मैनुअल तरीके से जो है वो निपटाया है। पहले मतलब लोग कहते हैं कि जी मैनुअल से डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और हम उधर से मैनुअल पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह का मामला जो है वो नज़र आ रहा है। और ना सिर्फ इन जो कॉलेजेस में मुस्तकिल सरबराहान की तैनाती, बल्कि जो निजी कॉलेजेस की जो रजिस्ट्रेशन है या री रजिस्ट्रेशन है उसमें भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। अब लाहौर डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर के दफ्तर में मैंने खुद देखा कि जो निजी कॉलेजेस के नुमाइंदे थे वो वहाँ बैठे उसको उस फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं या डाटा पुट कर रहे हैं, लेकिन वो पोर्टल चल ही नहीं रहा। कई दिन जो है वो पोर्टल नहीं चलता और वो चक्कर लगाने पर मजबूर है और उतनी देर में डेट भी गुजर जाती है, फिर उनको जुर्माने भरने पड़ते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि खुदारा आपने सिस्टम तो बना दिया है तो इसको वक्त के साथ अपग्रेड भी करते रहे करें। अगर कोई ख़राबी है तो वो मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया भी करें। वो पोर्टल पे बैठे डाटा पुट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कब पोर्टल जो है वो ठीक होगा। इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन में तबादलों के मामला आते हैं तो उसमें भी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मसाइल हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वहाँ पर भी गाड़ियों का जो रिकॉर्ड है उसमें मसाइल का सामना रहता है। तो जहाँ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अच्छा काम कर रहा है वहाँ ये मामला जो सामने आ रहे हैं जिससे स्टेक होल्डर्स या मुतासरीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई दिन जो है वो पोर्टल नहीं चलता और डाटा दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से मामलात मुतासर होते हैं। नहीं तो ये उनको इदराक है कि इतनी मुश्किलात का सामना वो उम्मीदवारों को या बाकी लोगों को करना पड़ रहा है, सिस्टम जो है ना वो ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से तो हम जल्द से जल्द इसको ठीक कराएं। वो कह रहे हैं कि ठीक है मैनुअल काम शुरू हो गया है तो अब इसके ऊपर ही रहे। देखिए सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा ही होता है, पता सब कुछ होता है कि क्या मसाइल है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह लगता है उसको टाइम लगता है और वो उस वक्त में जो है वो मुतासर जो अफराद है ये शहरी हैं ये सरकारी मुलाजमीन हैं वो मुतासर होते हैं और उनका वक्त ज़ाया होता है और मसाइल का सामना उनको रहता है। वो कहते हैं जी ठीक है चलता है, ऐसे ही है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है। अच्छा, एलिमेंट्री स्कूल में उर्दू की जो गैर कानूनी निसाब भी कुतब है वो फराम करने का इंकशाफ हुआ है, ये क्या मामला है? अच्छा देखिए, महकमा स्कूल एजुकेशन ने खुद ही कहा कि जो एलिमेंट्री के स्कूल हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको अंग्रेज़ी निसाब पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी कुछ एक हफ़्ता पहले जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की ज़ेर सदारत CEOs कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम ज़िला के जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान हैं उन्होंने शिरकत की, तो उसके जो मीटिंग मिनट्स हैं उस पर इसका इंकशाफ हुआ है कि किताबें जो हैं वो अंग्रेज़ी उन स्कूलों के लिए छापी गई थी लेकिन बच्चे वहाँ पर उर्दू मीडियम की किताबें पढ़ रहे हैं। ये कैसे? हाँ, ये मतलब कैसे उन असातिज़ा की जानिब से बच्चों को मजबूर किया गया कि आप बाजार से किताबें खरीदें। ओह, मतलब जो गवर्नमेंट ने इंग्लिश की किताबें दी हैं वो उनको दी नहीं पढ़ाई या पढ़ाई नहीं या उनको दी नहीं, उनको कहा गया कि आप बाजार से उर्दू की किताबें लेके आए। उर्दू का निसाब ले आए हैं, वो उर्दू का निसाब ले आए हैं और अब कई जगह पर टीचर्स को भी मसाइल हैं कि वो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकते। कुछ जगह पर बच्चे जो हैं वो भी जो है नहीं चाहते कि हम इंग्लिश मीडियम में जाएं, उनको मसाइल हैं। तो ये उस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ हुआ है कि ये किस तरीके से किताबें दी गई अंग्रेज़ी मीडियम की और पढ़ रहे हैं बच्चे उर्दू मीडियम की। हाँ। तो वो टीचर्स जो बच्चों को मजबूर करते रहे कि आप उर्दू मीडियम बाजार से खरीद कर लेके आए। अच्छा, वो फिर वो ले तो आए लेकिन वहाँ की किताबें किधर गई? हाँ, जो उन स्कूल के लिए कोटा था वो बाजार में बिक जाती, वो बाजार में बिक जाती। और उसके साथ साथ ये उर्दू मीडियम की जो किताबें हैं फिर ये गैर कानूनी तौर पर प्रिंट हो रही क्योंकि इसकी इजाज़त तो नहीं थी। इजाज़त नहीं है, सही है। तो ये 3-4 सारे जो मसाइल हैं अहम वो सामने आए इस कॉन्फ्रेंस में। फिर ये कहा गया कि अच्छा चले बच्चे नहीं पढ़ना चाहते ये टीचर्स जो हैं तो फिर ये भी बताएं कि कितने बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं और कितने उर्दू मीडियम में पढ़ते रहते। अच्छा, कई सालों से हम इसी बहस में है कि अंग्रेज़ी मीडियम में जाना है या उर्दू मीडियम में जाना है। एक हुकूमत आती है वो कहती है कि उर्दू मीडियम में आएंगे, अगली हुकूमत कहती है कि नहीं अंग्रेज़ी मीडियम में जाएंगे। तो बच्चों को भी कन्फ्यूज़ कर रखा है, असातिज़ा को भी कन्फ्यूज़ कर रखा है कि हमने कौन से मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ना है। तो कई सालों से
इसी उलझन में महकमा स्कूल एजुकेशन भी है। कोई आके कहता है कि नहीं जी हमें अपनी कौमी ज़बान में पढ़ना चाहिए। चलें ठीक है जी, आपने कौमी ज़बान में पढ़ाना है और उसी के मुताबिक किताबें तैयार करनी है, तो उस पर अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी बने। 5 साल बाद या 3 साल बाद उसको चेंज, अगली हुकूमत आती है नहीं जी हमें बच्चों को बैनुल अक़वामी ज़ुबान सिखानी है, उनकी अंग्रेज़ी जो है वो बेहतर करनी है, तो उसके लिए उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कन्फ्यूजन में, इसी चक्कर में बच्चे भी हैं और टीचर्स भी घूम रहे हैं कि ये कब तक फाइनल नहीं हो पाएगा। इसीलिए से मेयार तालीम जो है वो बेहतर नहीं आता, दिन ब दिन जो है वो नीचे जाता है। तो फिर जब मेयार तालीम नीचे जाएगा, बच्चों की और वालिदैन का एतमाद जो है वो स्कूलों से हट जाएगा। तो फिर ये तो अब उन्होंने क्या इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या उन्होंने फिर डिग आउट किया है मामला? एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है हमें ये डाटा दिया जाए कि किस तरीके से ये किताबें सरकारी स्कूलों में पहुंची और जो सरकारी स्कूलों के लिए किताबें थी वो कहाँ गई, और ये कौन गैर कानूनी तौर पर जो किताबें प्रिंट कर रहा है, और ये भी बताएं कि ये कितने बच्चे अंग्रेजी और कितने उर्दू में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है कि अब वो पूरा जो मामला है अब उसको टेकअप किया जाएगा कि ये आखिर है क्या, किस तरह किताबें जो हैं वो गायब हो गई हैं, इंग्लिश मीडियम वाली उर्दू मीडियम वाली आ गई हैं, कितने बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं नहीं पढ़ना चाह रहे, ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर अब वो तफसीलन जो है ना बात करेंगे और इसके ऊपर कोई ना कोई इनिशिएटिव भी ज़रूर लिया जाएगा आने वाले दिनों में। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जब भी हम लफ्ज़ थेरेपी सुनते हैं ना तो ज़्यादातर लोगों के जहन में फ़ौरन ये ख़्याल आ जाता है कि ये सिर्फ उन अफराद के लिए जिन्हें कोई जहनी बीमारी होगी, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर ट्रॉमा है। लेकिन हकीकत में थेरेपी सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि मेंटल वेल बीइंग को बेहतर बनाने का एक मौसर ज़रिया भी है। आजकल थेरेपी एक ना फ़ैशन बन चुकी है, जिसे देखो सोशल मीडिया पर थेरेपी एक्सपर्ट का रूप धाकर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को देख कर बहुत से आम लोग ख़ुद को किसी थेरेपी एक्सपर्ट के बिना ही ना जहनी बीमारी में मुब्तला समझने लगते हैं। और सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स हों या यूट्यूबर्स, ऐसे लोग जो ख़ुद किसी न किसी नफ्सियाती अमराज का शिकार होते हैं। ख़ासकर आजकल की नौजवान नस्ल ने तो ऐसे लोगों को अपना थेरेपी एक्सपर्ट समझ लिया है। उनको लगता है कि वाकई थेरेपी एक्सपर्ट है। अब यही जानने बगैर कि उनकी अपनी ज़िंदगियां इतनी उलझी हुई हैं कि उन्हें ख़ुद किसी माहिर नफ्सियात से थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा ऐसे सोशल मीडिया के जहनी मसाइल का शिकार डॉक्टर से आम लोगों को कैसे बचना चाहिए, आज के सेगमेंट में हम यही बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अब वाकई जो थेरेपी है वो किसी जहनी मसाइल वाले शख्स को ही करानी चाहिए या आम ज़िंदगी में भी हम थेरेपी ले सकते हैं। थेरेपी का मतलब क्या है, ख़ुद से क्या थेरेपी की जा सकती है, सेल्फ डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है, ये तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। डॉक्टर नबीहा अली खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नबीहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं, ठीक ठाक है? करम अल्लाह की ज़ात का, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नबीहा, सबसे पहले तो बताइए, आप जैसे माहिर नफ्सियात हैं, आपके पास बहुत से लोग थेरेपी लेने आते हैं, आप भी लेती हैं थेरेपी? हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा हो या आप पे वर्कलोड हो तो कुछ रिलैक्स करने के लिए आप अगर थेरेपी लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थेरेपी जो है वो वैसे तो जहनी अमराज के लिए स्पेशली जो है वो बनाई गई है कि जहाँ पे आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो वहाँ पे आप थेरेपी ले सकते हैं। अच्छा, थेरेपी आपको जो है वो कंफर्ट जोन में लेके जाती है। सही है। उसमें आप बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं, आपका डिप्रेशन लेवल जो है वो रिलीज़ होना शुरू होता है। और थेरेपी मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, दुनिया भर में मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ हैं, जिसमें जो है वो साउंड थेरेपीज़ हैं, अरोमा थेरेपीज़ हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ थेरेपिस्ट मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ से जो है वो इलाज करते हैं। अच्छा, सवाल यहाँ ये उठता है कि एक माहिर नफ्सियात तो सभी थेरेपी भी कर रहा है, काउंसलिंग सेशंस भी कर रहा है, बीमारियों के मामले में भी जो है वो लोगों की हेल्प कर रहा है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक थेरेपिस्ट या काउंसलर्स बैठे हैं ना, इनके पास सिर्फ एक ही जो है वो डोमेन होता है कि ये यही काम कर सकते हैं। अब थेरेपिस्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की, अब देखिए बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी है या ये बहुत ज़्यादा ज़ाहिर काउंट करती है। और इसमें हमारे पास जो ट्रॉमास पेशेंट आते हैं जिनका कोई पास ट्रॉमास चल रहे होते हैं
या बचपन के कोई ट्रॉमास चल रहे होते हैं, उनके लिए थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है वो नरम दिल के हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, सेंसिटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसे लोगों के लिए थेरेपीज़ बहुत अच्छा जो है वो उनको इफ़ेक्ट करती हैं। फिर म्यूज़िकल थेरेपीज़ हैं, सिंगिंग के लिए है, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंटल थेरेपीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें, अभी मैंने पाकिस्तान में एक पहला थेरेपी सेंटर भी बनाया गुलबर्ग में, और ये ऐसा थेरेपी सेंटर है जिसमें कोई भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई जहनी अमराज हो या आप कोई परेशानी में है तो आप आएंगे। यही बात हम करना चाह रहे थे कि क्या सिर्फ जो थेरेपी है वो जहनी अमराज के हामिल लोगों के लिए ही है या फिर वो कोई भी ले सकता है? हाँ, नहीं, मतलब आप किसी मसले में, किसी जहनी बीमारी में उसका शिकार होंगे, किसी ट्रॉमा का शिकार होंगे, एंजाइटी डिप्रेशन में होंगे, तभी आपको थेरेपी लेनी चाहिए। आप अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तब भी आप थेरेपी ले सकते हैं। मैं कहती हूँ आपको हर वक्त बातों में मसरूफ़ होना चाहिए। आप अपने काम के साथ साथ कुछ लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे रखे हैं जिनसे आप काउंसलिंग लेते रहें। आपके बड़े, आपसे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस वाले लोग, आपसे अच्छा सोचने वाले लोग, ज़हीन लोग। वैसे तो लोग मानते नहीं है कि हमसे अच्छा कोई सोचता है या मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमसे भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये है कि आपको मानना पड़ेगा। अगर कोई 1% भी आपसे ज़्यादा ज़हीन है तो वो ज़हीन है, और अगर कोई 1% भी आपसे ज़्यादा समझदार है तो वो समझदार है। और आपको उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आप अपना एक्सपीरियंस उसके ऊपर जो है वो थोप दें कि मैंने जी इसके एक्सपीरियंस से नहीं फ़ायदा उठाना। दूसरे ये कि ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया पे हर शख्स जो है, देखें अक्सर औकात डॉक्टर्स की या प्रोफेसर्स की ये डोमेन नहीं होती। थेरेपी अगर आपको देखें, इसके प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए। इसमें ये नहीं होता कि बंदा यहाँ से चढ़े और यहाँ से उतर जाए, ऐसे नहीं होता। इसके पूरा बैलेंस होता है ये थेरेपी, और इसमें बाकायदा तौर पे इसको सीखा जाता है। थेरेपिस्ट भी इसकी जो है वो प्रॉपर जो है वो रिसर्च बेस्ड होती है। ये बिल्कुल साइंस है, स्टडी है जो लोग आप माइंड के साथ जो है वो इसको प्ले कर रहे हैं। तो अगर आप माइंड के साथ इसको गलत प्ले कर देते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल थेरेपी जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िक से आपको जो है वो रिलैक्स किया जाता है। योगा है यहाँ पर जो है वो आपके लिए कोई भी क्रिएटिव थेरेपी आप जिसको कहते हैं, उसमें आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज़ है, कोई ऐसा आपके अंदर कहते हैं ना कि कोई खासियत है, आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, आप अच्छा जो है वो लिख सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव माइंड है, आप कोई कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो मैं इस क्रिएटिव थेरेपी में जो है वो लाजमी तौर पे शामिल करती हूँ। नहीं तो फिर लोग इतना झिझकते क्यों हैं हमारे यहाँ पे, हमारे मुआशरे में लोग थेरेपी को लेकर? असल में ना क्योंकि हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है। अच्छा, मुश्किल भी बना दिया। दूसरा ये भी कि लोग फिर उस जो फर्द होता है जो थेरेपी लेने जा रहा होता है उसको कमज़ोर क्यों समझते हैं? देखिए ये कमज़ोरी की बात नहीं है कि आप मेंटली तौर पे कोई कमज़ोर आदमी है तो आप थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि मुझे भी कई दफ़ा जो है वो थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। हम जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारे पास वर्क लोड बहुत होता है, तो रिलैक्स करने के लिए जो है वो मैं योगा भी करती हूँ, और साथ में जो है वो अपना हमेशा मैं अपने जो है वो वज़न को बढ़ने नहीं देती। पहले तो मैं सिर्फ मेरा 47-48 होता था, लेकिन अभी जो है मैं 57 और 55 तक जो है वो मेरा वेट होता है। और लाजमी है कि ये कंफर्टेबल वेट है, आप इसके साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं इजीली। आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आपको सांस नहीं चढ़ता। अगर आपको बात करते हुए सांस नहीं चढ़ता, अगर आपको चलते हुए सांस नहीं चढ़ता, इट्स मीन कि आप कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ के साथ, आप खुश हैं। आपकी जो है वो डीप स्लीप होनी चाहिए। अच्छा, थेरेपी आपको डीप स्लीप में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद देती है। हाँ, वो ऐसे होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या एंजाइटी में, डिप्रेशन में, तो रात की नींद तोड़ गई, खाना भी डिस्टर्ब हो गया। अब जब आप एक थेरेपी सेशन के साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं तो वहाँ से आपको डीप स्लीप भी मिलेगा। अच्छा, मैं अरोमा थेरेपी पे बहुत ज़ोर देती हूँ क्योंकि मुझे खुशबुओं का खुद भी बहुत शौक़ है, और इर्द गिर्द भी जो है वो ऐसी खुशबुएँ होनी चाहिए। लेवेंडर एक बहुत बेहतरीन खुशबू है जिससे आप एंजाइटी और डिप्रेशन को जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये टी ट्री के हवाले से जो है वो देखा जाता है। तो ये चीज़ें वो होती हैं। अब आप गुलाब के अरक को भी जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं, फिर आप चमेली को इसमें इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर्स बहुत इसमें काउंट करते हैं, इवन फूलों का रस निकाल कर जो है वो ये अरोमा थेरेपी बनाई जाती है। इसमें जो है वो ये सारी खुशबुएं बनाई जाती हैं। तो खुशबू बेहतरीन चीज़ है। आप एक अच्छी खुशबू लगाए हुए शख्स को अपने पास से गुजरते हुए देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, और आप मुड़ के उससे पूछेंगे ज़रूर कि ये कौन सा परफ्यूम लगा रखा है। तो अभी मेरा एक ब्रांड भी आ रहा है परफ्यूम्स का, और ये अरोमा ब्रांड है। अगर आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं या स्ट्रेस में हैं, आप वो परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी खुशबू से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इवन आपका मूड बहुत ऑफ है,
एक आपका दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने को, तो मेरे पास ऐसी फ्रूट परफ्यूम्स जो है वो मैं लॉन्च कर रही हूँ कि जिसमें जो है वो आप बाकायदा तौर पे उस फ्रूट परफ्यूम को इस्तेमाल करेंगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका बात करने का जो है दिल करेगा। तो ये सब चीज़ें अरोमा थेरेपी में आ जाती है। अच्छा, डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर के अंदर हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने आप को जो वो रिलेशनशिप कोच कह देते हैं, उसके बाद इस तरह के जी थेरेपिस्ट हैं, हम फलान थेरेपिस्ट हैं, हम फलान थेरेपिस्ट हैं, मतलब अपनी शायद उनकी ज़िंदगियां उलझी हुई हों लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगियां सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन तरह के एक्सपर्ट्स से किस तरह हम बच सकते हैं? थेरेपी के लिए या काउंसलिंग सेशंस के लिए हमेशा माहिर नफ्सियात से रुजू करें। सही है। ऐसे लोग नहीं जो सोशल मीडिया पर जिनका ये डोमेन ही नहीं है, क्योंकि ये एक फैशन बन गया है ना, फैशन बन गया जी, कि हम थेरेपिस्ट बन जाएंगे तो हम पता नहीं क्या ही भला चीज़ बन जाएंगे। हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जिसका जो डोमेन होता है ना उसके पास नहीं जाते, और जिस डोमेन के साथ चल रहा होता है उससे जो है वो कंसल्ट नहीं करते, बल्कि वो ये देखते हैं कि फ़ीस कहाँ कम है, और जो कम फ़ीस ले रहा है या जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट बना हुआ है। अब देखिए रिलेशनशिप एक्सपर्ट आप कैसे बन सकते हैं, ये थोड़ी है कि आपने 4 किताबें रिलेशनशिप पे पढ़ ली हैं तो आप लोगों को बताना शुरू कर दें कि जी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जो है वो क्या चीज़ें काउंट करती हैं या आपके बिहेवियर्स क्या होने चाहिए। बिहेवियर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस आपको करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।